अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों से जब से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने PTI पर पाबंदी लगाने की बात की और PTI के जो 3 रहनुमा हैं आरिफ अलवी, इमरान खान और कासिम सूरी, उन पर आर्टिकल 6 लगाने की बात की, यही बहस चल रही है कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। मामला आखिर में सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। गुज़श्ता रात भी हमने राना सनाउल्लाह साहब और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी से इस पर तफसीली गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह का इस बारे में क्या कहना था जब उनसे यह सवाल किया गया कि ये पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ऐसी पाबंदियां काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं और इससे तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत मजीद बढ़ेगी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया सुनिए। राना साहब, अगर इस सियासी तारीख को देखा जाए तो जब भी किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगी या किसी सियासी रहनुमा पर लगी तो वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। ये जो फैसला हुआ इससे तो इमरान खान और PTI की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। जी, आपने जो बात की है मैं उससे 100% मुत्फिक हूँ। PTI ना तो वो एक सियासी जमात के तौर पे जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है और ना ही इमरान खान साहब एक सियासी जो है वो सियासी और जमहूरी लीडर के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। और आज़ीज़, राना सनाउल्लाह साहब से ये सवाल भी हमने किया कि इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, क्या हुकूमत के पास इतने सबूत हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो स्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले जो आखिरी फैसला आया रिजर्व सीट्स का, उस पर भी हमने देखा कि हुकूमत को तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स एक ऐसा फैसला आया जिसको तहरीक इंसाफ ने सेलिब्रेट किया, लेकिन इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उसे एक सियासी फैसला समझती हैं, एक टेक्निकली और लीगल फैसला जो है वो ये समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है। और यही राय जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब की भी है। देखिए, जो फैसला आया है वो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, अपनी व्यू में एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी नजर में टेक्निकली लीगली वो फैसला सही नहीं था, लेकिन पॉलिटिकली वो फैसला सही था। अच्छा, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, जाहिर बात है कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग फैसला था। आप उससे कहते हैं कि ये एक गैर आईनी फैसला है और इस पर अगर अमल हो तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इसका मतलब कि हुकूमत इस पर अमल करने का इरादा नहीं रखती। देखें जी, जिसने आइन पे अमल करने या आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का हल्फ लिया हुआ है वो पढ़ ले आइन का आर्टिकल 51 और 106 और उसके बाद फैसला पढ़ ले। आइन को रीराइट करना जो है या अमेंड करना जो है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है? अगर है तो फिर ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है फिर। और अगर ऐसा नहीं है जो कि मेरी, तो फिर आप मुझे बताएं कि इस फैसले पे जब आप अमल करेंगे तो फिर आप आइन से तो इन्हराफ करेंगे। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। आज एक बड़ा ज़बरदस्त और कॉम्पिटेंट पैनल हमारे साथ है। आमिर ज़िया साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कॉलमिस्ट हैं और एंकर पर्सन हैं। हसन अयूब एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और मुनीब फारूक साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। क्या आप समझते हैं कि देखिए, पाबंदी लगना ना लगना उस बहस में बाद में जाते हैं, क्या हुकूमत ये पाबंदी लगा पाएगी? आपको सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करते दिखाई दे रही है? कि जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्हें साबित करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जो बात वकला से बात हुई, अव्वल आलम मतलब है कि हर वकील की अपनी एक तशरीह होती है। तो एक वकील साहब ने फरमाया कि जब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट दे देगी तो जब तक अदालत से स्टे नहीं मिलता या रिलीफ नहीं मिलता तो PTI जो है वो एक मतलब है उसके ऊपर पाबंदी लग चुकी होगी। ये उनका एक वकील साहब का इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, उसमें अगर ऐसा होता है उसका क्या मतलब होगा कि सारी सीट्स आपको डीनोटिफाई करनी पड़ेंगी, इलेक्शन कमीशन को, यही फिर उसका अगला स्टेप होता है। फिर क्या KP की हुकूमत का क्या होगा? तो इस पूरे जो जिस तरह से ऐलान किया गया, इसने बहुत सारे बड़े बड़े सवालात को जन्म दे दिया है। और ये एक अलग बात है कि हुकूमत किस तरह से साबित करती नहीं करती, लेकिन आदिल साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं इसकी वजह से जो है पाकिस्तान की सियासत जो पहले बहुत ज्यादा उसमें हिजान था, गैर यकीनी थी, महाजराई थी, उसमें कई नौच ऊपर चली गई है वो। और यहाँ पर मामला जो है मतलब अब ये मेक और ब्रेक की तरफ गालिबन जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत का जो रवैया, और मुझे ये लगता है कि हुकूमत का रद्द अमल है, जो मखसूस नशिस्तों पर फैसला आया तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अमूमी तौर पर मुल्क में उस फैसले का खैर मकदम किया गया। लोगों ने कहा कि जी इस फैसले को के बाद एक ऐसा मौका मिला था छोटा सा कि अगर को हुकूमत खुजली से तस्लीम करती तो मामलों को आप आगे लेके जा सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर है
जिन पार्टीज की नशिस्तें मतलब है आपका हक नहीं बनता, वो नशिस्तें नहीं ले सकते थे। तो खैर, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया, न सिर्फ रद्द-ए-अमल आया बल्कि बहुत ही जारहाना रद्द-ए-अमल आया। इसकी वजह से पूरी पाकिस्तान का सियासत का जो केयरफुली लेड एप्पल कार्ट है वो अपसेट हो सकता है। और अब देखना ये है कि पीटीआई का रद्द-ए-अमल कितना होता है, आम आदमियों का क्या रद्द-ए-अमल होता है। आप देखिएगा, एक मकबूल जमात है, बड़ी जमात है, बैनुल-अक़वामी सतह पे इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, तो चीजें आसान नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हुकूमत की बौखलाहट और बदहवासी का कमाजी करती है ये चीज, उसकी मजबूती की नहीं, उसकी ताकत की नहीं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस तरह के जितने इक़दाम थे, 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लगी, अवामी लीग पे मुजीब की 71 में लगाई गई, फिर उसके बाद नेप पे लगाई गई। क्या हुआ उसके बाद? अब हमें टीएलपी के ऊपर तो खैर इनके दौर में भी लगी, लेकिन यहाँ पे उसका मुआवजा नहीं बनता। अच्छा, अनलाइक नेप एंड अनलाइक अवामी लीग, ये जो पार्टी है हमारी, जो पीटीआई है, ये तो मतलब है सेंटर की जमात है। सेंटर से भी मुराद कि इसकी जड़ें जो है पाकिस्तान के चारों सूबों में हैं, और ये मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है। तो और ज्यादा चीज जो है पेचीदा हो गई, तो अल्लाह रहम करे। और मेरे दिल में खदशात बहुत ज्यादा है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, तो कोई ऐसी फोर्स नजर नहीं आ रही आदिल साहब की जो बैठे फाहम तफहीम कराए और नॉर्मेलिटी लेकर आए हमारी सियासत में, जिसकी हमें असल जरूरत है ना। हसन अयूब साहब, ये बताइएगा कि इस मामले में आपका रावी हुकूमत के खाते में चैन लिख रहा है या बेचैनी लिख रहा है? नहीं, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये मामला जो है हुकूमत से ज्यादा तहरीक इंसाफ का अपना है। तहरीक इंसाफ जिस तरीके से रोजाना अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और जो पीटीआई के जो ऑफिशियल हैंडल है वहां से जिस किस्म की पोस्टें कर रहा है, ये अब देखना है वो जबरान अलियास साहब जो बाहर बैठे हुए हैं, उससे एक तरफ तो इजहार लाताल्लुकी करते हैं और दूसरी तरफ कोई कंप्लेंट नहीं जाती, या कोई ट्विटर को या किसी को नहीं लिख रहे वो कि जी हमारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो मिसयूज हो रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि इमरान खान की हदायत पर रऊफ हसन पैगाम पहुंचा रहे हैं और उसी के ऊपर जो है वो सारी की सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो जाहिर बात है जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर उसकी हीट भी आपको बर्दाश्त करनी होगी। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात कर रहे हैं कि जी आर्टिकल 17 वाला जो मुकदमा है, यानी इनको पाबंदी आयद करने का, ये तो केस ये भी हुकूमत का सामने नहीं आया कि उसमें वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो क्या क्या चीजें, वो केस क्या तैयार कर रही है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो मैं तो इस टाइम तक ब्लाइंड हूं, तो इसलिए उसके ऊपर तबसरा कर नहीं सकता। हाँ, आर्टिकल 6 वाला जो मामला है वो कासिम सूरी साहब की गैर आईनी रूलिंग है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी डिक्लेयर की हुई है। और एक जज का जो, बल्कि 2 जजेस का जो नोट था, एडिशनल नोट, उसमें उन्होंने गैर आईनी तो करार दिया था, बल्कि साथ उन्होंने कहा था कि इस मामले को रोकना चाहिए और कौमी असेंबली को यानी पार्लियामेंटेरियंस को डिसाइड करना होगा कि उसके ऊपर क्या आर्टिकल 5 की वॉयलेशन के ऊपर उनको आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना या नहीं चलाना। तो ये बेसिकली मामला वो नहीं हसन, लेकिन इसमें एक हसन मेरी बात सुने ना। देखिए, क्या अभी तक एक आर्गुमेंट ये भी आ रहा है कि देखें जी 9 मई को भी 1.5 साल हो गया, क्या कौन से मुकदमात हुए, क्या किया आप लोगों ने? तो ये एक और इतना बड़ा संगीन इल्जाम, और उस पर अगर एक जमात पर पाबंदी लगती है, आप समझते हैं कि इतनी कैपेबिलिटी होगी? जी जी, इसका जवाब बड़ा सादा है। इसका जवाब सादा ये है कि क्या मियां वाली में कोई हमला नहीं हुआ था, कोई लोग नहीं निकले थे, लेकिन तमाम के तमाम लोगों की जमानतें भी होंगी और बहुत से लोगों का एक्विटल हो गया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने देखा कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग देख लें आप, वो टोल प्लाजा जो था वो देख लें, या वो मेन जो आर्मी की इंस्टॉलमेंट थी, जो उनका वो किला, पता नहीं क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ उसका, ये जो पेशावर में है, उसके ऊपर हमला हुआ। वो तमाम की तमाम तोड़ फोड़ 9 मई को हो गुजरा ना, लेकिन किसी एक बंदे को जो है सजा मिली, कोई एक बंदा अभी ज़ेरे हिरासत है। तो मामला तो बुनियाद तो 9 मई है ना। तो 9 मई के ऊपर जितनी जितनी सहूलतकारी जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए फराम की जा रही है, तो अब उसको भी जो है वो टेक ऑन किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो ओबियसली ग्लव इन हैंड है, जिनकी लड़ाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अच्छा, आमिर साहब, जो हसन अयूब बात कर रहे हैं, हम तो उसे मुबैना जुडिशल एक्टिविज्म कह सकते हैं अभी तक तो ऑब्वियसली, लेकिन तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि उनके साथ आखिरकार इंसाफ होना शुरू हो चुका है। लेकिन गुज़श्ता रात शाइक उस्मानी साहब थे हमारे प्रोग्राम में, उनसे जो आखिरी जो जजमेंट आई रिजर्व सीट्स की, उस पर उनका एक इंटरेस्टिंग कमेंट था। उन्होंने कहा पॉलिटिकली ये फैसला दुरुस्त है, लेकिन लीगली और टेक्निकली इसमें फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं। इसमें अगर इस पर अमल हुआ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन भी तस्वर होगा, लेकिन ये हुकूमत का काम है रिव्यू में जाना। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि
चले पॉलिटिकली ये फैसला दुरुस्त है, लेकिन क्या ये अदालत के डोमेन में है कि पॉलिटिकली दुरुस्त फैसले करे लेकिन उसमें लीगली फ्लॉज हों? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। आप क्या समझते हैं जो फैसला आपने देखा और उसमें ऑब्वियसली फ्लॉज तो मौजूद हैं? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी के खिलाफ फैसला आता है तो उसको हमेशा ही शिकायत होती है कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार जो है उसके ऊपर लोग सवालिया निशान खड़े करते हैं, तनकीद करते हैं। ये काम पीटीआई ने भी किया, ये काम नून लीग ने भी किया। बजाय इसके अच्छा, फिर दूसरी बात जो दिलचस्प है, आपने शायद उस्मानी साहब का नाम लिया, बड़े मोहतरम नाम है, लेकिन आप मुख्तलिफ शेड्स ऑफ कहते हैं ना, पुराने चीफ जस्टिस से या जजेस से बात करें या माहिर कानून से बात करें, तो हर आदमी की इंटरप्रिटेशन अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक होगी। तो ये बात नहीं हो सकती कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट की हमारी फुल बेंच एक फैसला करी मेजोरिटी के साथ तो वो फैसला गैर आईनी या गैर कानूनी होगा। मेरे ख्याल में इतना कानून इतना आइन तो हमारे मौजूद जज हजरात पूरी तरह जानते हैं। अच्छा, आप याद कीजिए कि जब यही कोर्ट्स, यही अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और बड़ी हमारी वो, जब ये इनको रिलीफ दे रहे थे, नवाज शरीफ साहब को दे रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को दे रहे थे, करप्शन के केसेस चुटकी बजाते में खत्म हो रहे थे, मतलब लग रहा था कि लिखे हुए पहले फैसले तो भाई आपको पसंद आ रहे थे और पीटीआई को तकलीफ हो रही थी। बात ही कि हमारी यहाँ बहुत ज्यादा विच हंटिंग हो चुकी है और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मुतनाज़ा किरदार रहा है, जिसकी वजह से तमाम खराबी पैदा हुई है, अगर उसको कहीं पे करेक्ट किया जा रहा है तो वो, और आपने देखा जिसका रद्देमल पाकिस्तान में आया, अमूमी रद्देमल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा, वो एक लोगों ने एक लीव का साय लिया था, एक ठंडा, एक खुशी का सांस लिया था कि यार इत्मीनान का सांस से चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ जो इस वक्त एक कहते हैं ना कि जिस तरह की जीरो ब्रिंकमैनशिप हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। पीटीआई का भी आप देखें, ये भी हसन ने बात की उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की, यकीनन एक तशवीश की बात है और नहीं होना चाहिए। आप अपने इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाते, आप लड़ाई पॉलिटिकल डोमेन में रखते हैं, सेइंग दिस। मगर अगर आप ये कहें कि जी एक मकबूल पॉलिटिकल पार्टी को बाहर कर दिया हमने इलेक्शन से, सिंबल ले लिया, कैंपेन नहीं करने दी और उसके बाद अब कहीं पर उनकी दादरसी हो रही है, तो इसको अगर आप कहें जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो मुझे समझ में नहीं आता। आप मुझे बताएं ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसमें क्यों शामिल हुए ये लोग? इसलिए हुए थे कि भाई आपने इनको लड़ने नहीं दिया था इलेक्शन, इनके पेपर्स छीने जा रहे थे, इनसे निशान ले लिया। मैं सवाल कर सकता हूं आमिर साहब से? अदालत जब देखती तो तमाम चीजों को जी हसन, आमिर साहब, हसन आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर आप बोलिए। जी हसन, मैं पूछना ये चाह रहा हूं, आप माशाल्लाह आपकी कानून के ऊपर भी बड़ी निगाह है, आप सियासी मामलात को भी समझते हैं और अब यानी टॉक शोज में भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी सेंसिबल गुफ्तगू करते हैं, बड़ी रीजनेबल गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आज तक कभी आपने कोई ऐसा ऑर्डर देखा है जिसमें अपील्स जो है वो डिसमिस हो गई हैं और इंप्यूर ऑर्डर जो है उसको सेट असाइड कर दिया हो इस फैसले से पहले अपनी पूरी तारीख में? मैं एक तो देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आईनी और कानूनी मामलात होते हैं, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं पॉलिटिकल उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करता हूँ। मैंने गैदर किया और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द विच साइड ऑफ द फेंस यू आर स्टैंडिंग हसन साहब, उसमें आप देखिएगा कि हर वकील का, हर जो पुराना जज है, रिटायर्ड जज है, उसका मौक़िफ़ आपको अलग अलग नजर आएगा। इसका मतलब है क्योंकि सियासी केस और हमारी इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है कि आप कोई भी फैसला करेंगे उसमें इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल केस था सर, ना सर, ये केस कॉन्स्टिट्यूशन का था, भारत के साथ आर्टिकल 51 का मैटर था, इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल केस। और जब पॉलिटिकल केस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सियासी पोलराइजेशन है जिसकी वजह से सीधे साधे अगर कोर्ट कोई भी फैसला करती है उसके ऊपर शोर मचता है। अब आपके ख्याल में मैं तो ये नहीं कह सकता कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर आईनी फैसला किया हो। बात ही कि 8 मौजूद जजेस का एक राय बनी है और वो राय मतलब है, मैं तो मतलब है ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं तौहीन अदालत का तस्वुर भी नहीं कर सकता और कोई भी फैसला करते हम कहते हैं कि जी मौजूद कोर्ट ने किया है, ठीक है ना, तो इसके लेकिन हमें उसका फॉलो आउट भी देखना पड़ता है। पब्लिक करते हैं हमारे, पहली बार नहीं है आप देखिए पब्लिक हमेशा चले नहीं, ये एक अब ये आपकी राय। मुझे हसन अयूब और आमिर ज़िया साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो है मुनीफ फारूक साहब भी कर रहे हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। इसी नुक्ते से ब्रेक के बाद आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत में जो नए आने वाले मोड़ होंगे उन पर गुफ्तगू जारी है। हसन अयूब साहब और आमिर ज़िया साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, वो हमारे साथ हैं। इस वक्त मुनीफ फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में। मुनीफ साहब, पहले तो वेलकम टू इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया। आप ऐसे दिन के जब बैन लगने जा रही है पीटीआई पर और हसन और आमिर साहब से भी इसी पर बात हो रही थी, क्या आप समझते हैं कि
लगा पाएगी हुकूमत पाबंदी पीटीआई पर? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। देखिए, हुकूमत इतना काम तो कर ही सकती है कि हमारे पास ये मवाद है और इसके बेसिस के ऊपर हम एक डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं, जो कि वो भेज भी देंगे। ये हवाई फायरिंग नहीं है। इसके हवाले से ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हुकूमत की मुकम्मल इरादा रखती है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर उसका क्या हाल होता है वो डिपेंड करता है। क्या फुल कोर्ट बैठता है, कम जजेस बैठते हैं, 9 बैठते हैं, 5 बैठते हैं, 3 बैठते हैं, ये भी हमें नहीं पता ना। ये तो गिवन डे पता करेगा। हाँ, जारी बात है, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का भी एक कमल दखल होगा, लेकिन क्या पता चीफ जस्टिस साहब कोई बेंच बनाने से बेहतर वो अकेले बैठ जाए। हाँ, कदगन लामहदूद इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास अपने फैसलों। अच्छा, वो ऐसे कर सकते हैं? जी हाँ, मतलब अकेले भी बैठ सकते, लेकिन वो जारी बात है, वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कहा जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा पार्टिजन किस्म का माहौल होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो चीफ जस्टिस के हवाले से ऑलरेडी अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। लेकिन चलें, हम इस बात को एक मफरूज़े के तौर पर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और जिस तनासब से ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया, इसी तनासब से वहाँ पर ये फ़ैसला भी आ जाता है कि ये रेफरेंस या ये डिक्लेरेशन गलत है और इसको वापस भिजवा दिया जाता है। हुकूमत उसके नतीजे में क्या करेगी ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। रियासती रिएक्शन क्या होगा उसको मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अच्छा। और वो रियासती रिएक्शन ये है कि जी फैसला जो मर्जी आए, ये इसकी एग्जिस्टेंस तहरीक इंसाफ की या इमरान खान साहब की सियासत मुल्क की सलामती के खिलाफ है। यही वो यही वो चीज़ है ना जो आज सोच वहाँ पे ये है। जी, सोच ये है और उसी सोच की मैनिफेस्टेशन आज आपको वज़ीर इत्तलात की बातों से भी दिखाई दी, नजर आई। तो हमारे सामने तो अगर कोई चीज़ इंस्ट्रक्टिव है तो वो यही चीज़ें हैं, क्योंकि ये फैसला हुकूमती फैसला नहीं है जो आज किया गया, ये रियासती फैसला है। और जब हम रियासती फैसला कहते हैं तो इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रियासत की डेफिनेशन बड़ी ख़ास है, तो वो आप भी समझते हैं। और मैं आपको ये भी बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ, तज्ज़िये के तौर पर नहीं, इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर, कि हुकूमत या मुतलका इदारों का कोई उनका इरादा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के मेजॉरिटी डिसीजन को वो इम्प्लीमेंट करे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अच्छा, ये एक बड़ी तबाहकुन किस्म की सूरत हाल है जिसके नतीजे में बहुत से मसाइल जन्म ले सकते हैं। हम जहाँ आज खड़े हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जाहिर बात है बहसीत सहाफ़ी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ख़बर दे सकते हैं, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक और जो बदकिस्मत एलिमेंट है वो ये कि मुल्क की सियासत में जितनी तलखी है मुझे तो वो भी कम होती नज़र नहीं आ रही। ना ही जनाब इमरान खान। आमिर जाज़ साहब, दो अहम इंफॉर्मेशन जो मुनीब साहब ने शेयर की है, एक तो ये कि ये फैसला उन्हें इम्प्लीमेंट होते नज़र नहीं आ रहा, और तकरीबन यही बात कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे शो में कही कि जी ये जो फैसला आया है इस पर अगर अमल हुआ तो वो गैर आइनी होगा। इसके अलावा भी मुनीब साहब ने एक और ख़बर भी शेयर की, आपका उस पर तजिया कि जी ये रियासती फ़ैसला है जो पाबंदी, हुकूमती फ़ैसला नहीं है। ये पहले तो उस पर आते हैं कि जी फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तो नहीं ऐसा हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया और हुकूमत ने जो है उसके ऊपर अमल ना किया, मतलब है अमल ना किया हो। और ये भी बहुत ही रिसेंट पास्ट में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कहती थी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए, और सुप्रीम कोर्ट जो भी कहती रही, लेकिन आपने देखा कि जिसके हाथ में डंडा था, ताकत थी, उसकी बात मानी गई। अच्छा, तो लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में टेढ़ापन आ गया, और वो टेढ़ापन जो है वो हमें आज भी हॉन्ट कर रहे हैं और आने वाले कई माह और कई बरस तक हॉन्ट करता रहेगा। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अच्छा, दूसरा जो है, हम जैसे लोग ये समझते हैं कि जनाब जो रियासती इदारे होते हैं वो किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं होते, किसी की हिमायत में नहीं होते। मैं उसूली बात कर रहा हूँ कि होना यही चाहिए उसूली तौर पे ना। और अगर किसी एक तरफ एक पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी जमात है, बड़ी सियासी जमात है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही मजबूत और रिस्पेक्टेड इदारा है, अगर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं तो ये पाकिस्तान की रियासत के लिए बड़ी ही एक खतरनाक बात है, और इस कंट्रडिक्शन को रिजॉल्व होना चाहिए। अगर रिजॉल्व नहीं होता तो उसके फिर ऐसे असरात होंगे जो ज़ाहिर है कि मैं और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक लोगों को ये होगा कि नहीं, हम इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, हमने माजी में भी इस चीज़ को किया है। तो लेकिन मेरे ख्याल में पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका, और हमने देखा कि आज जिस तरह से जो मैं कहूँगा जो पाकिस्तान का सेंटर है, मैं उनकी बात करता हूँ जो सेंट्रिस्ट पाकिस्तानी होते हैं, लिबरल एक अलग हमारा छोटा सा टाइनी सेक्शन ऑफ लिबरल्स है, हमेशा से फौज पे तनकीद करता रहा है, उसी तरह हमारे जो नेशनलिस्ट हैं। लेकिन जो इस वक्त एक बड़ा एक हमारा कहते हैं ना सेंट्रिस्ट पाकिस्तानी है, उसमें
और खुदा आपका भला करे हुकूमत में बड़ी आपको खलीज दूरियां पैदा होती हुई नजर आ रही हैं, ये कंपाउंड हो रही हैं हमाशी हालात क्योंकि दिगर हुए उसकी वजह से। तो ये चीजें बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स हैं और इसको एड्रेस करना है, इसको पहला होना ही चाहिए कि बजाय कि आप अपने आप को बुलडोजर की तरह वो कहें पीटीआई कह के जी हमारी हर बात मान ली जाए या हुकूमत की हमारी हर बात मान ली जाए, कहीं पर म्याना रवि के साथ इस चीज़ों को स्टेप बैक करना चाहिए और एक बीच की राह निकालनी चाहिए जो सेंसिबल कोर्स है। ये जो ख्वाहिश अल्लाह मियां ने कभी किसी की पूरी नहीं की कि आप एक को बिल्कुल खत्म कर दें, कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। नेब पे पाबंदी लगी वो किसी और नाम से सामने आ गई, अवामी लीग पे पाबंदी लगी तो एक सानेहा हो गया, ठीक है ना। तो ये होता नहीं है, आप एक पूरे उसको फैक्शन को खत्म नहीं कर सकते और ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की बड़ी, और ये कोई कहे कि जी पीटीआई के जो दोस्त हैं वो गद्दार हैं, गद्दार वतन है, पाकिस्तान की सुवरेनिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत को के खिलाफ काम करें, तो ये मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानी बाय नहीं करेंगे इस बात को। तो मेरे ख्याल में ले सांस भी आहिस्ते के नाजुक है बहुत काम, अभी बहुत मेरे ख्याल में ठंडे दिलो दिमाग की जरूरत है ना कि जोश वलवले की और ताकत की। जी हसन अयूब साहब, जो आमिर ज़िया साहब ने बात की म्याना रवि की, ज़रूरत तो उसकी है कि एक स्टेप पीछे हट, क्या आपको हुकूमत और रियासत एक स्टेप पीछे जाती नज़र आ रही है या मुश्किल है? जो जिस तरह मुनीब साहब ने तो जो बातें की हैं उससे तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है। देखिए ये मामला बज़ाहिर मुझे तो जो है ये मामला हुकूमत या तहरीक इंसाफ का नहीं है, अब ये यानी आपकी इस्टेब्लिशमेंट का और जुडिशरी का हो चुका है। अब आमिर साहब जो मर्जी बात करें, बसद एहतराम, मैंने इनको पहले भी जो है हिंट दिया था, सवाल भी किया था कि कोई ऐसा फैसला यानी मेरे कम से कम नजर से नहीं गुजरा जहां पर अपील्स जो है वो डिसमिस कर रहे हैं और इम्प्यून ऑर्डर को भी सेट असाइड कर रहे हैं। और आप जो कॉन्स्टिट्यूशन या आपका आइन जो है वो कहता है कि 3 दिन होते हैं रिटर्न कैंडिडेट को किसी सियासी जमात में शमूलियत के लिए, उसको 3 को आप 15 कर रहे हैं। फिर आप दुनिया की तारीख में कभी जो है वो गुजरा हुआ वक्त हमने तो सुना था वापस नहीं आता। तो ये जो फैसले होंगे इन पर इम्प्लीमेंट क्यों होगा फिर? यानी और दूसरी बात जो कह रहे थे, यानी आमिर साहब ने बात की कि 90 दिन में इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है? उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो है ही नहीं। वो तो इस बेंच में यानी जो 8 मेंबरान जिन्होंने ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया है, उनके 3 मेंबर इस बेंच के 3 मेंबर्स के नोट्स मौजूद हैं कि वो कहते हैं जी कि उन्होंने सवाल भी उठाया कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है। वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आज तक जो है वो सामने नहीं आ सका। उस वक्त जोर जबरदस्ती की। हसन अयूब साहब, आमिर ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी फारूक साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुनीब साहब, ब्रेक से पहले जो डिस्कशन जिस जानिब गई और शाइक उस्मानी साहब ने एक बात की इस जजमेंट के बारे में, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली तो दुरुस्त फैसला है लेकिन टेक्निकली और लीगली जो है मेरी नज़र में एक फ्लॉट फैसला है। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या जुडिशरी को पॉलिटिकली फैसले करने चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, लीगली और टेक्निकली तो हुकूमत को रिव्यू में जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। अब एक तरफ जो है वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि जी कर लें आपने जो करना है। देखिए बात यह है कि कंटेम्प्ट वाली बातें अगर शुरू हो भी जाएं तो उसके नतीजे में क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो अमल दरामद करना नहीं है, पहले तो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफिकेट्स मौसूल करने हैं ना, तो वो गवर्नमेंट का तो उसमें अमल दखल है नहीं। स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ तो मामलात हो सकते हैं, हुकूमत का इसमें सिरे से चक्कर ही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह पर हम आज खड़े हैं बेसिकली तो ये लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की। बदकिस्मती से जिस जगह पर हम खड़े हैं उसमें मुझे कोई मसले का हल नज़र नहीं आ रहा और ये मसला किसी जगह भी हल होता नज़र नहीं आ रहा। और अगर इसी तरह से मामला आगे चलता रहा तो वो हम किसी सियासी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं, जो मैं समझता हूँ शायद हम हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए हमारे मुल्क में सानेहा 9 मई हो चुका है, वो एक मुल्क के लिए एक सानेहा था, एक हादसा था। सियासी हादसे भी इस मुल्क में हो सकते हैं, उसकी कैजुअल्टी कौन बनता है हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जितना खिंचाव तनाव इस वक्त माहौल के अंदर है, मुझे तो ये लगता है कि शायद किसी के पास इसका हल है ही नहीं। ना कोई पीछे हटने के लिए तैयार है, ना कोई अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार है, ना दूसरे की बात मानने के लिए तैयार है। हमारे लिए जो इंडिकेशन है वो क्या है एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट पे, वो DGISPR की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा कि सिद्ध के दिल से माफ़ी
जब तक मांगे पहले। तो उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि सिद्क़े दिल से माफ़ी का मतलब क्या है। वसीयत साफ़ी अगर मैंने उसे कुरेदा तो मुझे क्या जवाब मिला कि सिद्क़े दिल से माफ़ी का मतलब ये है कि उसके दो पार्ट्स हैं ना। पहले ये कि माफ़ी मांगी जाए, माफ़ी का मंजूर होना बात की बात है, पहले कोई सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे। और उसका एक सेकंड एलिमेंट ये है कि जब कोई सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा कि उसने गलत किया, और अगर गलत किया तो गुनाह किया या जुर्म किया तो जुर्म का इर्तिकाब होगा तो सज़ा होगी। माफ़ी तो बाद का एलिमेंट है। अब इस लॉजिक और इस रीजनिंग के साथ किसका पलड़ा भारी रहता है, किसका नहीं रहता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर माजी से हम सबक सीखते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों की लड़ाई में बदकिस्मती से हार सियासी जमातों की हुई। अच्छा, इसमें मुनीब साहब अगर दूसरी तरफ भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब माफ़ी मिलने का तो मरहला बाद में आएगा, हम क्यों मांगे माफ़ी? माफ़ी ना मांग कर हमारी पॉलिटिकल जो एक पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है, लेगेसी बढ़ रही है, अदलिया में जो है वो भी फैसले और हमें इंसाफ मिलना शुरू हो गया। एक तरफ ये देखें, इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ में एक जान सी पड़ गई है, इफ़ यू एग्री विद मी। यकीनी तौर पर, और तहरीक इंसाफ बहसीत एक जमात बड़ी मजबूत जमात है और रही है। लेकिन मसला ये है कि जमात का मजबूत होना अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब के बगैर तो जमात कुछ भी नहीं। इस वक्त तो वो टकरे मार रहे हैं दीवार के साथ, कुछ बन भी नहीं पड़ रहा, कुछ हासिल भी नहीं हो रहा। इमरान खान साहब का पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त कोई दाखिला नहीं है, वो भी गलत नहीं होगा, और ना ही कोई दाखिला तो दूर की बात, उन्हें तो कोई बाहर आने भी नहीं दे रहा, या बाहर आते मुझे वो नज़र नहीं आ रहे। अब ये बातें मेरी या किसी और की ख्वाहिश तो नहीं, ये तो खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हालात हैं वो जो बहसीत साफ़ी आपको भी नज़र आते हैं, मुझे भी नज़र आते हैं। और अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रहती है तो फिर तो सियासी तौर पर हमारा मुल्क कमज़ोर होगा। हमारा मुल्क वैसे ही फ्रॉम दी वेरी इंसेप्शन हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, पॉलिटिकल एलिमेंट कमज़ोर है। अगर यही लड़ाई बढ़ती रहती है और मज़ीद सियासी जमात कोई भी हो उस पर बैन लग जाता है, या उसका एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चले अपनी बेशक गलतियों की वजह से जेल से बाहर नहीं आ सकते, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी ठनी रहती है, तो ये मुल्क के लिए तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। हमारे मुल्क में अगर, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ट्विटर बंद है और VPN लगा के मैं और आप एक ट्वीट करते या पढ़ते हैं तो ये कोई काबिल फ़ख्र बात तो नहीं है। अगर कोई हमें दुनिया में कहेगा कि भाई आज की इन दिस डे एंड एज आप ऐसे मुल्क में हैं जहां पर आपको ट्विटर यूज़ करने की आज़ादी भी नहीं है, तो हम उसका क्या दिफा कर पाएंगे? कितनों को हम ये कह पाएंगे कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है? मैं नेशनल सिक्योरिटी के मसले को गैर अहम नहीं समझता, लेकिन आज की जो डेफिनेशन है और जो पहले की डेफिनेशन थी, ना वो मेरे इख्तियार में थी, ना आज की डेफिनेशन मेरे इख्तियार में है। मुनीब फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, वक्त तो चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद अमरीकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ हों। वेलकम बैक राज़ीन। हफ्ते के रोज साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाली फायरिंग ने जो अमरीकी सिक्योरिटी एजेंसीज की कारकर्दगी पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। अगरचे FBI ट्रंप पर हमले की तहकीकात की क़यादत कर रही है, लेकिन अमरीकी एजेंसी सीक्रेट सर्विस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस एजेंसी की जिम्मेदारी अमरीकी सदूर और साबिक सदूर को सिक्योरिटी फराम करना है। आपको याद दिलाते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में मुनक्किदा एक रैली की शुरा से खिताब करने के लिए स्टेज पर मौजूद थे, जहां उन्हें अपने नायब सदर के उम्मीदवार का ऐलान करना था कि अचानक फायरिंग की जोरदार आवाज़ों के साथ ही रैली में खौफ व अराज फैल गया और साबिक सदर स्टेज पर गिर गए। गोली बज़ाहिर ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। फायरिंग से रैली में शरीक एक शख्स भी हलाक हुआ, जबकि हमलावर को फौरन ही मार दिया गया। इस वाक़े के फौरन बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने साबिक अमरीकी सदर को फौरी तौर पर अपने हिसार में ले लिया और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। साबिक सदर इस वाक़े में जख्मी हुए और जख्मी हालत में डोनाल्ड ट्रंप सीक्रेट सर्विस के हिसार के दौरान भी अवाम को देखकर बार बार अपना मुक्का लहराते रहे। साबिक सदर पर होने वाले इस हमले के बाद दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं ने इस हमले की मजम्मत की, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाक़े के बाद कौम से मुख्तसरन खिताब में कहा कि अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की जगह नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं और हर किसी को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। There's no place in America for this kind of violence, any violence, ever. Period. No exceptions. We can't allow this violence to be normalized.
ये कोई पहली बार नहीं कि किसी साबिक अमेरिकी सदर पर हमला हुआ हो। माजी में अमेरिका के 4 सदूर जो हैं वो इब्राहिम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकले और जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया जा चुका है, जबकि 7 अमेरिकी सदूर पर कातिलाना हमले हो चुके हैं जिनमें वो जख्मी भी हुए। अमेरिकी सियासत में इस तरह के वाक़यात और बढ़ता हुआ जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है या इस तरह का तशद्दुद और वो इससे क्या अखज़ किया जा सकता है और इसका जो आने वाले अमरीकी सदारती इलेक्शंस हैं उन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पार्टी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे, एक ये वाकया इस तरह का होना, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ जाती हैं, लेकिन इस सब कुछ का इससे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर क्या देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो सबसे बड़ा महवर है वो तो यकीनन सदारती इंतखाबात हैं, क्योंकि जिस रैली पे उन पे अटैक हुआ वो भी उसी इंतखाब की एक कड़ी थी। तो और यकीनन उसमें जो है एनालिसिस बड़ा सीधा सा है और बात इस वक्त बड़ी जाहिर सी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको पहले ही लगता था बरतरी हासिल है, खुसूसन पिछली डिबेट के बाद। इसके बाद एक बहुत बड़ा एक सिंपथी वोट भी होता है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने वो जो मुक्का लहराने की बात है, जो एक कॉन्फिडेंस की बात है, एक डिफाइंस की बात है, तो उस सारे की वजह से एक स्टार कॉन्ट्रास्ट नजर आता है जो बाइडेन के साथ, और लगता यही है कि इस वक्त एडवांटेज जो है वो ट्रंप की है। लेकिन याद रहे कि ये एडवांटेज जो है ये इस वक्त जुलाई में है, इलेक्शन जो है वो नवंबर में, और इसके दरमियान बहुत कुछ होगा। यकीनन इस वक्त विंड्स बिहाइंड द सेल डोनाल्ड ट्रंप, एडवांटेज डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस हफ्ते ही आप देखेंगे कि गुफ्तगू जो है वो उसका सारा महवर हो जाएगा जो रिपब्लिकन कन्वेंशन है मिल्वॉकी में, उस पर वहाँ रिपब्लिकन और ट्रंप यकीनन जो है इसको आप ये वाकया इसके बारे में कई बार सुनेंगे, एक नया नैरेटिव देंगे, एक डिफाइंस का, पेट्रियटिज्म का, लीडरशिप का, मुझे खुदा ने बचाया और इन सारी बातों का। लेकिन उसके बाद फिर डेमोक्रेट्स का कन्वेंशन होगा, वहाँ वो एक काउंटर नैरेटिव देने की कोशिश करेंगे। तो ये सियासी जो है ना जो होती है नैरेटिव बिल्डिंग, उसका अब एक हिस्सा बन चुका है और एक अहम हिस्सा बन चुका है। यकीनन एडवांटेज डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हमने तारीख में ये भी देखा है कि ये एडवांटेज जो है लूज भी हो जाती है। आप बहुत सुनेंगे कि टेडी रूजवेल्ट 1912 में जब इलेक्शन लड़ रहे थे और वो पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे, बिल्कुल ट्रंप की तरह, ही वाज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक आफ्टर हैविंग स्टेप्ड डाउन, और उनको गोली लगी उसी मिल्वॉकी में, और ना सिर्फ गोली लगी, वो जिस्म में गई, अंदर उनके बुलेट वाज देयर, और बुलेट के बावजूद उन्होंने 90 मिनट की तकरीर की। और इसी तरह जो है बड़ी वो दिलेरी वाला एक आया नैरेटिव, लेकिन बॉटम लाइन ये थी कि वो इलेक्शन हार गए। सो कहने का मकसद ये एडवांटेज ट्रंप, लेकिन अभी और नवंबर तक बहुत कुछ होगा, और दैट इज व्हाट विल डिफाइन दी बहुत कुछ होगा। इट्स ट्रू, काफी दरमियान में टाइम है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक बात की जाए, और गुज़श्ता 1-2 दिनों से भी हम देख रहे हैं बात की जा रही है, अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो गए तो उसका सीधा फ़ायदा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब को भी पहुंच सकता है, क्योंकि दोनों की सिमिलैरिटीज़ भी हैं, बॉडी लैंग्वेज, केमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं। कितना वजन है इस आर्ग्यूमेंट में? यार, मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह अमेरिकन जो गुफ्तगू सुन रहे हैं वो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, उसी तरह जो पाकिस्तान में गुफ्तगू है वो पाकिस्तानी डोमेस्टिक नैरेटिव बयानिए के लिए। ये सियासी बयानिया जो है ना उसकी बात है। मेरा अपना ये ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप बने सदर, या जो बाइडेन बने सदर, या कोई खंबा बन जाए सदर, जो हो भी सकता है, पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस पे और इमरान खान और अमेरिका के रिलेशन पे उसका मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ा। यकीनन एक पर्सनैलिटी होती है, डोनाल्ड ट्रंप की एक ख़ास किस्म की पर्सनैलिटी है, एक आपको वाजबी सी एक छोटी सी अप और डाउन हो सकता है, लेकिन ये समझना कि जनाब उसकी वजह से जो है सारा का सारा जो है वो बदल जाएगा सिचुएशन और गेम उलट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ना डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की कोई इतनी फिक्र है, ना डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान की कोई इतनी फिक्र है, ना जो बाइडेन को है। और दोनों ममालिक जो हैं उसमें जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, खुसूसन सोशल मीडिया पे। देखिए, सोशल मीडिया जो है उससे एक ये जो है ना, ये नया ड्राइंग रूम है ना, तो ये गप है, थड़े की गप है, तो थड़े की गप जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन ये सोचना कि जनाब पाकिस्तान अमेरिका या इमरान खान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ट्रंप के साथ एक अलग नहज पे होंगे और अगर बाइडेन रहे तो कोई अलग नहज पे होंगे, ऐसा नहीं है।
अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि प्रेसिडेंट जो बाइडन को अगर देखा जाए तो अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात की जाए, वहाँ वो अचानक उनकी खामोशी उनके अगेंस्ट गई, फिर उसके बाद जो नेटो का समिट हुआ उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट को प्यूतिन कह के बुला देना, और मतलब एज इज कैचिंग अप, ये कितना अहम फैक्टर साबित हो सकता है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? बहुत ज़्यादा, शायद इस वाक़ये से भी ज़्यादा, और उससे पहले ही हमें नज़र आ रहा था। और अगर एज की बात करें, लेकिन दोनों जो है ना, ये दृढ़ उम्र के हैं। ये एक अलमिया है, तारीखदान इस पे सोचेंगे कि इस मौके पे तारीख के, जब हर एक नौजवान की बात करता है, अमेरिका जैसे मुल्क को 350 मिलियन लोगों में यही दो अशख़ास मिले, एक डोनाल्ड ट्रंप और एक जो बाइडन। जो बाइडन का मेरे ख्याल में जो एज का मसला है वो पिछली डिबेट के बाद बहुत ज़्यादा सामने आ गया, अब एक बार फिर आएगा। ये जो अगर मुक्की और डिफाइंस की बात करें तो एक तरह से इसकी इम्पैक्ट ये भी है कि इट पुट्स ट्रंप इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद बाइडन। दोनों का जो फर्क है एक तरह से वाइब्रेंस का, वो नजर आता है। दैट इज वाई इस हफ्ते जो रिपब्लिकन कन्वेंशन में होगा, उसके बाद जो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में होगा, इस वक्त असली जो फोकस है वो बाइडन पे है। बाइडन पे खुद जोर है उनकी अपनी पार्टी से, शायद उनकी अपनी वाइस प्रेसिडेंट से, कि वो हट जाएं प्रेसिडेंशियल रेस से, और वो फैसला उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब इस वक्त नॉमिनी है, वो उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। सो आई थिंक दैट इज द मेजर थिंग, कि ये जो कॉन्ट्रास्ट है, और बाइडन के लिए जो इस वक्त मसाइल हैं उनकी ना सिर्फ एज की वजह से, लेकिन जो एक विजिबल फ्रेलिटी है। देखिए, एज दोनों में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन देखने में दोनों में जो है वो बहुत फर्क है। और दैट इज नियरली सर्टनली इस वक्त अमेरिका में सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल इशू है इलेक्शन के हवाले से, वो बाइडन और उनकी फ्रेलिटी, और उनकी उम्र आप कह लें, लेकिन उनकी फ्रेलिटी है मच मोर देन इवन ट्रंप। एक में और अगर गुजारिश करने की इजाजत दें आदिल, देखना ये भी हमें चाहिए कि इस हफ्ते क्या ट्रंप साहब इस वाकये के बाद अपना बयानिया तब्दील करेंगे। अब तक उनका बयानिया था एंटी बाइडन, तो वो बयानिया इतना जीत चुका है कि ही इज गोइंग टू कम एंड ट्राई टू से कि जी मैं तो यूनिटी का, मैं तो पूरे मुल्क का लीडर हूँ, मैं तो सारे वक्तों का, सारी दुनिया का लीडर हूँ। तो वो इस वाकये को क्या अपनी जो प्रोफाइल है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे या नहीं, लगता ये है कि करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आज के प्रोग्राम पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहजेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।